हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तोहफा। शोभा ने गुस्से में देखो सौरभ, राखी पर हमें ऐसे कपड़े नहीं चाहिए। तुम अपनी पत्नी के चक्कर में पड़कर उनके कहने से घटिया घटिया साड़ी हमारे लिए लाए हो। सौरभ, तुम हम चारों से छोटे हो। हम चारों तुम्हें अपने बच्चों की तरह मानते हैं और तुम ऐसी साड़ियाँ लाई हो अपनी बहनों के लिए, राखी पर गिफ्ट देने के लिए। सौरभ की बड़ी बहन शोभा बहुत तेज थी। ऐसे तो बाकी की 3 बहनें भी बहुत तेज थी, लेकिन जो शोभा बोलती है वही तीनों छोटी बहनें भी बोलती हैं। शोभा गुस्से में बोल रही थी और बाकी की 3 बहनें भी उसके अगल बगल खड़ी होकर शोभा की ही हाँ में हाँ मिला रही थी। और बेचारा सौरभ चुपचाप मुंह बनाए खड़ा अपनी बहनों की डांट सुन रहा था और उसकी पत्नी सीमा उसके पीछे खड़ी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। राखी के दिन चारों बहनों ने सौरभ को खूब सुनाया, जो सीमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। असल में सौरभ के मम्मी पापा एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। न ही घर में कोई बहुत बड़ी आमदनी थी, न ही कोई बिजनेस था और न ही कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। बस 2 रोटी खाते हुए इज्जत की जिंदगी निकल रही थी। सौरभ के पापा इस दुनिया में नहीं रहे थे। माँ शारदा जी थी, लेकिन वे भी पति के जाने के बाद अक्सर बीमार ही रहती थी। उनकी दवाइयों का खर्चा अलग से रहता था। सौरभ की कोई भी बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी। 10,000 की गार्ड की नौकरी करता था। ऊपर से बच्चों की पढ़ाई के खर्चे, घर के खर्चे, माँ की दवाइयों के खर्चे, राशन पानी, सब कुछ इतने से पैसों में आना मुश्किल था। इसलिए घर के खर्चों में हाथ बटाने के लिए सीमा ने भी गांव के एक लोकल स्कूल में 8,000 की नौकरी कर ली थी। पति पत्नी की कमाई मिलाकर जैसे तैसे घर के खर्चे चलते थे। शारदा जी के बेटे के चक्कर में उनकी 4 बेटियां हो गई और 5वें नंबर पर सौरभ हुआ। गनीमत इतनी था कि सौरभ के पापा के जाने के पहले उन्होंने अपने सारे बच्चों की शादी कर दी थी, इसलिए सौरभ के ऊपर ज़्यादा भार नहीं आ पाया। लेकिन खर्च बस शादी तक ही नहीं होते। शादी के बाद भी 4-4 बहनों का मायके आना, मायके से उनकी बधाई करना, तीज पर त्योहारों पर शगुन भेजना, राखी पर शगुन देना, जाने से कितने त्योहार होते हैं जिनमें बार बार लेन देन की रीत बनी रहती है, जिनके खर्चे से सौरभ कभी उबर ही नहीं पाता। 1-2 बहनें की करना हो तो चल भी जाए, 4-4 की करना मुश्किल हो जाता था। और बहनें भी ऐसी थी कि बिल्कुल भी भाई की मजबूरी समझने वाली नहीं थी। उन्हें बस अपने से मतलब था। हर चीज सौरभ से महंगी और बढ़िया ही चाहिए थी उन्हें। जब भी सौरभ उनके लिए तीज का शगुन या राखी का शगुन ले जाता तो चारों मिलकर सौरभ को नोचने लगती, उल्टा सीधा बोलने लगती। सौरभ, तुम अपनी बीवी के बहकावे में आकर ये 2 पैसे की साड़ी लेते हो ना, हमारे लिए तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है क्या? साल में 1-2 त्योहार पड़ते हैं, उनमें तुम अपनी बहनों का ढंग का त्योहार कर सको। बेचारा सौरभ क्या करता, छोटा होने के नाते सबकी बातें सुनता रहता। कितनी बार तो शारदा जी ने भी अपनी बेटियों को समझाया कि तुम लोग सौरभ से झगड़ा मत किया करो। बेचारा छोटा है, अकेले पूरे परिवार को लेकर चल रहा है। उसका भी परिवार है, उसके भी खर्चे हैं, फिर इतनी कमाई भी नहीं है, कहाँ से करेगा बेचारा। लेकिन शारदा जी की बेटियां भी ऐसी कि खुद के आगे ना भाई की सुनती ना माँ की सुनती, उल्टा माँ को ही सुना देती। माँ, आप भी ना आप बेटे बहू के मोह में पड़ गई हो। अब आपकी बेटियों से कोई मतलब नहीं है। बेटियों के आगे बेचारी शारदा जी चुप हो जाती, कुछ नहीं कह पाती। आज भी घर में इसी बात को लेकर राखी के दिन ही लड़ाई हो गई। सबसे बड़ी बहन शोभा, वे शुभम को बहुत डांटती रहती, सौरभ को बहुत डांटती रहती, छोटी छोटी बातों लेकर बच्चों की तरह डांट लगाती। उसके अंदर जरा सा भी फील नहीं होता कि अब सौरभ की शादी हो गई है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे हैं, कम से कम उसके सामने तो सौरभ से इज्जत से बात कर ले। बस आज भी वे सौरभ को राखी के ही दिन जैसे ही सौरभ ने उन चारों को साड़ियाँ पकड़ाई, सबसे पहले शोभा ही चिल्लाई। उसके पीछे कोमल, आरती और रजनी तीनों हाँ में हाँ मिला रही थी। बेचारी सीमा चुपचाप खड़ी अपनी चारों नंदों को देखे जा रही थी। अपने पति की ऐसी बेइज्जती उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन बेचारी मजबूर थी, कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी सौरभ ने कहा, दीदी, अगर आप लोगों को
मेरी दी हुई साड़ियाँ पसंद नहीं आ रही हो तो कोई बात नहीं है, ये साड़ियाँ मैं वापस कर दूंगा। यही अपने गांव के मोहन सेठ के यहाँ से ली है। आप चारों एक काम करो, उनकी दुकान पर चली जाओ और अपनी अपनी पसंद की साड़ियाँ ले आओ और मेरे नाम की पर्ची कटवा देना, उधारी लगवा देना, मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगा। सौरभ की बात सुनकर अब जाकर चारों बहनें शांत हुई। उनके चेहरे पर खुशी लौट आई। खा पी कर ससुराल जाते हुए चारों पहुंच गई मोहन सेठ की दुकान पर और अपने अपने पसंद की साड़ियाँ ले ली। किसी ने 2000 की, किसी ने 2500 की, किसी ने 1800 की तो किसी ने 3000 की। अपनी अपनी पसंद की साड़ियाँ लेकर चारों अपने अपने ससुराल चली बनी। एक बार भी किसी ने सौरभ के बारे में नहीं सोचा कि 10,000 महीने का कमाने वाला हमारा भाई इतने पैसे कैसे भरेगा। सौरभ जब अपनी दी हुई चारों साड़ियाँ वापस करने मोहन सेठ की दुकान पर गया तो मोहन सेठ ने जब उसे साड़ियों का बिल पकड़ाया तो बिल देखकर सौरभ का जैसे दिमाग ही घूम गया, दिल बैठ गया। उसका बस मर्द था इसलिए रोना नहीं आया। साड़ियाँ वापस कर अपना समूह लेकर घर आया और शारदा जी के पास बैठकर बोला, माँ, इन चारों बहनों को तो समझना मुश्किल है, इन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। तब तक सीमा भी वहाँ आ गई तो सौरभ ने कहा, माँ, पता है आपको, इन चारों ने मिलकर मोहन सेठ की दुकान से अच्छी खासी 9000 की साड़ियाँ खरीदी हैं। एक बार भी इन चारों ने ये नहीं सोचा कि मेरा भाई इतने पैसे कहाँ से भरेगा। बेटे की बात सुन शारदा जी की आंखों से आंसू आ गए। वह रोने लगी और बोली, बेटा, किस्मत मेरी खराब है जो मैंने ऐसी बेटियां पैदा कर दी जो अपने भाई की मजबूरी भी नहीं समझती हैं। कुछ कहो तो सर पर चढ़ जाती हैं। क्या करूं बेटा, अब पैसे तो भरने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे भी करो। सीमा को भी यह जानकर बहुत बुरा लगा कि उनकी चारों नंद ने इतनी घटिया हरकत की है। वे भी जान पूछकर फिलहाल तो अब कुछ किया भी नहीं जा सकता है। जैसे तैसे करके तो सीमा और सौरभ ने 4 महीने में जाकर कर्जा उतारा था। फिर बीच में भी बहनों को तीज करने के लिए भी साड़ियाँ खरीदनी पड़ी। उनके बच्चों के बर्थडे के कपड़े भी लेने पड़े। 4 बहनों के 2-2 बच्चे ले लो तो 8 बच्चे भी हो गए। देखते ही देखते न जाने कैसे साल निकल गया, पता ही नहीं चला। और इस बार भी राखी को अभी पूरा 15 दिन बाकी था। तभी चारों का फोन बारी बारी से आने लगा और चारों की बोली एक बड़ी बहन शोभा वाली ही थी। जैसा शोभा कहती वैसे ही बाकी तीनों बहनें भी कहती। शोभा का कहना साफ साफ था कि सौरभ, तुम हमारे लिए रक्षाबंधन साड़ी मत खरीदना, हम खुद अपने पसंद की साड़ी ले लेंगे, तुम बस पैसे दे देना। ये सुनकर सौरभ घबरा गया। शारदा जी के पास जाकर उसने सारी बात बताई। तो शारदा जी को अपनी बेटियों की हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बहुत सोचे बाद उन्होंने सीमा की ओर देखा और कहा, बहू देखो, मैं माँ हूँ, इन सब की मैं ज्यादा बोलूंगी तो उन्हें पसंद नहीं आएगा और सौरभ भी ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। तुम भाभी हो और ये घर अब तुम्हारा है, तुम अपने हिसाब से अपना घर चलाना, तो खर्चे भी तुम्हें ही मैनेज करने पड़ेंगे। मेरे और सौरभ के कहने पर चारों लड़ने लगेंगी, रोएंगी, नखरे करेंगी, लेकिन अगर तुम घर की पूरी बागडोर संभालोगी तो तब वे शायद कुछ नहीं कर पाएंगी। मैं बहुत मजबूर होकर ऐसा बोल रही हूँ। सास की बात सुनकर कुछ सोचते हुए सीमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और आपने कहा है तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। अब आप परेशान मत होइए। ये कहते हुए राखी के पहले ही एक दिन समय निकालकर सीमा पहुंच गई मोहन सेठ की दुकान पर और उन्हें अपने घर के हालात के बारे में बताते हुए उसने साफ साफ बोल दिया, सेठ जी, जब मेरी चारों नंद आपके यहाँ साड़ी लेने आए तो आप हमारे औकात के हिसाब से 800-900 की साड़ी दिखाना या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये की, इससे ज़्यादा की साड़ियाँ आप उन्हें मत दिखाना। इससे महंगी साड़ी अगर वह लोग मांगे तो आप सीधे सीधे बोल दीजिएगा कि इतनी महंगी साड़ियाँ आप उधार में नहीं देंगे।
आपको उनके तुरंत पैसे चाहिए। मोहन सेठ भी ठहरे गांव के ही आदमी, गांव में सब एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। सीमा की बात उन्होंने मान ली और राखी के दिन जब चारों सौरभ को राखी बांधने आई तो खा पी कर जाते हुए सौरभ से ये बोलकर गई कि सौरभ, हम सीधे मोहन सेठ की दुकान पर जा रहे हैं अपने लिए तोहफा लेने। उधारी तुम अपने नाम पर ही रखेगी, याद है ना? तो सौरभ ने धीरे से कहा, हाँ में सर हिला दिया। चारों पहुंच गई मोहन सेठ की दुकान पर और इस बार भी पहले की तरह महंगी साड़ी की डिमांड करने लगी। तो मोहन सेठ ने सीमा से कहे अनुसार साड़ियां निकाल कर उसमें से किसी को कोई भी साड़ी पसंद नहीं आ रही थी। फिर शोभा ने कहा, सेठ जी, पिछली बार हम जैसी साड़ियां ले गए थे आप वैसी ही साड़ियां दिखाए ना हमें। ये 800 की साड़ी क्यों दिखा रहे हैं? अरे कोई अच्छी साड़ी दिखाए ना, 2000 वाली। तो मोहन सेठ ने साफ साफ कह दिया, सुबह बेटा, मैं उधारी की 1000 रुपये तक की साड़ी ही दे सकता हूँ। इससे महंगी साड़ी अगर तुम्हें लेनी है तो उसका पैसा तुरंत देना पड़ेगा। अब हमारे दुकान का नियम बदल गया है। मोहन सेठ की बात सुनकर शोभा भड़क गई और बोली, सेठ जी, आप हमें जानते हैं ना, आपको पैसा सौरभ दे देगा ना, आप हमें बस साड़ियाँ दिखाइए। तो मोहन सेठ ने कहा, नहीं बेटा, पहले आप सौरभ से बात करो, मुझे मेरे पैसे तुरंत चाहिए। अगर वह हाँ कर देगा तो मैं साड़ी दिखा दूंगा। शोभा ने तुरंत फोन मिलाया तो उधर सीमा ने फोन उठाया। तो शोभा ने कहा, सीमा भाभी, सौरभ कहाँ है? ये मोहन सेठ जी हमारी पसंद की साड़ी नहीं दे रहे हैं, उन्हें तुरंत पैसा चाहिए। उनसे बात करो और बोलो कि हमें हमारी पसंद की साड़ी दें, उन्हें पैसे मिल जाएंगे। तो सीमा ने कहा, दीदी, हमने मोहन सेठ जी से बात कर ली है और हमारी जितनी औकात है हमने उन्हें अपनी औकात भी बता दी है। वे हमारी औकात के हिसाब से जितनी साड़ियाँ दिखा रहे हैं हमें उसी के पैसे दे सकते हैं। आप लोगों को लेना है तो उसमें से ले लीजिए, नहीं पसंद आए तो आप अपने पैसे मिलाकर ले लो, लेकिन उससे महंगी साड़ी हम नहीं दे सकते। सीमा की बात सुनकर शोभा तो गुस्से में बौखला गई और बोली, सीमा भाभी, होश में हो? कैसी बात कर रही हो? राखी के दिन भला कोई अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए ऐसी बात करता है? हम इतना दूर से आते हैं ये सब सुनने के लिए। तो सीमा ने जो कहा उसे सुन शोभा की बोलती बंद हो गई। सीमा ने कहा, दीदी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 की राखी लाती हैं आप, और 200-250 की मिठाई का डब्बा, और क्या लाती हैं आप? मुश्किल से आपके 300 के भी खर्च नहीं होते होंगे, और जाते जाते आप लोग 10,000 का बिल पकड़ा देती हैं, ये जानते हुए कि आपके भाई की कितनी औकात है। फिर भी अगर सच में त्योहार की तरह त्योहार मनाना है तो हमारी पसंद की साड़ी ले लो, नहीं तो आपके ये 300 के खर्चे के बदले हमारी औकात नहीं है कि हम आपको 10,000 खर्च करें। और एक बात और, अब ये आपके माँ बाप का घर नहीं है, आपके भैया भाभी का घर है। प्यार से आएंगी जाएंगी तो रिश्ता लंबा चलेगा, नहीं तो माफ़ कीजिएगा, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी खर्चे हैं, फिर हमारी और आपकी दूर से ही राम राम रहेगी। कहते हुए सीमा ने फ़ोन काट दिया। सीमा की तीखी और कड़वी बात सुन शोभा सन्न रह गई। बड़ी होकर भी उसकी बोलती बंद हो गई। उसने धीरे से अपनी तीनों बहनों से कहा, सुनो, चलो सब अपने अपने ससुराल, हम किसी के साड़ी की जरूरत नहीं है। कहते हुए उसने सीमा की बात तीनों को बता दी। तीनों ही गुस्से में बिना साड़ी लिए अपने ससुराल चली गई। उधर फोन रखने के बाद सीमा ने शारदा जी की ओर देखा तो शारदा जी के चेहरे पर दुख तो जरूर था, लेकिन उन्होंने सीमा से कहा, कोई बात नहीं बहू, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अगर मेरी बेटी अपने भाई की मजबूरी समझती तो वह ऐसी हरकत ही ना करती कि मुझे उनके साथ ऐसा व्यवहार करवाना पड़ता। तुम चिंता ना करो कि आज वह नाराज है, कल को वो हो सकता है समझ जाए।
तो ठीक है, नहीं तो फिर भी क्या कर सकते हैं। सब अपने अपनी गृहस्थी देखो। राखी का त्योहार भाई बहन के प्यार का त्योहार होता है, ना कि भाई को लूटने का त्योहार। बहू अपने कमरे में ज़्यादा मत सो। सीमा अपने कमरे में तो चली गई। बुरा तो उसे भी बहुत लग रहा था कि लेकिन क्या करती। इस बात की खुशी थी कि नंदी ना सही, कम से कम सास तो है जो उसकी मजबूरी समझ रही है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।